नाज़रीन, कोरोना वायरस इस वक्त पूरी दुनिया में 2,10,000 अफराद को मार चुका है। 30 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना पॉजिटिव हैं और किसी को नहीं मालूम कि कोरोना की वबा का मैक्सिमम डेथ टॉल क्या होगा। लेकिन अब जो डेटा एनालिसिस है उसने कुछ अच्छी खबरें देना शुरू की हैं। न्यूजीलैंड के अंदर कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट्स की रोजाना की जो रिपोर्ट होने वाली तादाद है वो सिंगल डिजिट में आ गई है, जिसके बाद मंगल से न्यूजीलैंड में लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान किया गया है। दुबई भी आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन की जानिब लेकर जा रहा है और पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस से होने वाली अमवात हैं उसमें कमी देखी जा रही है। लेकिन उसके बावजूद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खबरदार किया है कि कोरोना के खिलाफ जंग बहुत तवील भी हो सकती है। कोरोना के जितने भी साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हैं और कोरोना वायरस के ह्यूमन सोसाइटी पर जो असरात हैं उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर एक बहुत डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट मौजूद हैं। मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान साहब, चेयरमैन है टास्क फोर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। यह बताइएगा कि कल या परसों सिंगापुर की एक यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट की एक डेटा रिसर्च पब्लिश हुई है जिसे इंटरनेट पर बड़ी दिलचस्पी से पढ़ा गया है, जिसमें बाकायदा यह कहा गया है कि हम डेटा की बुनियाद पर प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि 27 जून तक पाकिस्तान में 99% केसेस खत्म हो जाएंगे, 1 सितंबर तक 100% केसेस खत्म हो जाएंगे और 1 दिसंबर तक पूरी दुनिया से कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। यह रिसर्च आपकी नजर से अगर नहीं गुजरी या गुजरी है कि कितनी ऑथेंटिकेटेड हो सकती है डॉक्टर साहब? जी, मैंने देखा है, लेकिन मैं इस तहकीक से मुत्तफिक नहीं हूं, क्योंकि जो उन्होंने ग्राफ बनाए हैं और जो प्रेडिक्शन करी है, उन्होंने ऊपर जो लेवलिंग ऑफ पीरियड है वो नहीं रखा। वो ऊपर गया है ग्राफ और फिर वापस उसी रफ्तार से नीचे आ गया है। ये बहुत बड़ी गलती करी है उन्होंने, क्योंकि एक्चुअली जब ऊपर जाता है उसके बाद लेवलिंग ऑफ जो होती है उसकी और एक प्लेटो सा बनता है और वो प्लेटो जो है उस पर डिपेंड करता है कि उस मुल्क में पॉलिसीज क्या है, लॉकडाउन पॉलिसीज क्या है, किस हद तक उसको रिलैक्स कर रखा है और वो कई महीने तक चल सकता है। ये वाला जो पीरियड है जो पीक पे पहुंचने के बाद, इससे पहले कि वो नीचे आए। तो यही हमने देखा है जिन ममालिक में जो फ्रांस हैं या इटली हैं या कि एक साथ नीचे नहीं आता बल्कि वो ग्रेजुअली नीचे आता है। तो ये जो उनकी प्रेडिक्शंस हैं ये मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो स्वीडन ने मॉडल अपनाया है जिसमें उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन से गुरेज किया है और ये भी कहा गया स्वीडिश गवर्नमेंट की जानिब से, उनके जो इन्फेक्शन कंट्रोल एक्सपर्ट्स हैं, कि एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी और उसके अलावा जो एल्डरली हैं उन्हें ज्यादा फोकस किया गया है। हलाकतें वहां भी हो रही हैं लेकिन बकिया यूरोप से कम हो रही हैं, क्या कहेंगे आप? जी, ये बिल्कुल सही है कि वहां पे स्वीडन ने एक बिल्कुल अलग मॉडल अपनाया है, लेकिन कुछ इसी तरह का मॉडल बर्तानिया में भी शुरू में अपनाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर देखिए उसका नतीजा क्या हुआ। स्वीडन असल में बहुत ज्यादा एक एजुकेटेड कंट्री है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो उन्होंने बहुत सख्ती से नाफिज कर रखी है और सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए वो सनतें भी चला रहे हैं, दुकानें भी खोल रहे हैं, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है और उसमें उनकी अफवाह यकीनन कम है और बीमारी भी इतनी ज्यादा नहीं फैली है और हर्ड इम्यूनिटी पे रिलाई कर रहे हैं। लेकिन बाकी ममालिक से जो एक्सपीरियंस है वो जो हमारे सामने आ रहा है वो यही है कि अगर आप सही मायनों में सोशल डिस्टेंसिंग अगर मेंटेन नहीं करते तो फिर बहुत ही खतरनाक तरीके से ये फैलता है। और जो आपने देखा कि अमेरिका और दूसरे ममालिक में कई जगह पे यूरोप में जो फैला है उसकी वजह यही हुई है कि उन्होंने लॉकडाउन जरा लेट किया और उसकी वजह से बहुत जल्दी फैल गया ये। तो जो स्वीडन का जो मॉडल है वो पाकिस्तान या साउथ एशिया में कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा एक साथ फैलने का। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि कोरोना वायरस का मैक्सिमम डेथ टॉल क्या हो सकता है और ये वबा कितने अरसे में जाने का इम्कान है आपके ख्याल में? इसका ये बड़ी खुशायन बात है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में जो डेथ रेट है वो बहुत कम है उस डेथ रेट के मुकाबले में जो मगरिब में है। आप देखें कितने अफराद मुब्तला हो रहे हैं और कितनों की अमवात हो रही है। तो जो सीरियस इलनेसेस जो हैं और जो डेथ रेट है वो बहुत कम है। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। एक वजह ये हो सकती है कि जैसे कि मेरी लेबोरेटरी में हमने साबित किया कि इसमें 9 जगह म्यूटेशन हो चुकी हैं और ये वायरस वो उस शक्ल में नहीं है जिस शक्ल में चाइना में ओरिजिनली था। तो या तो उसकी वायरस की क्योंकि स्ट्रक्चर तब्दील हो गया है, ये वजह हो सकती है,
या हमारे यहाँ जो इम्यूनिटी होती है, बचपन से जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं BCG वगैरह, तो वो वजह हो सकती है। लेकिन फैलाव इसका जो फिगर्स आ रहे हैं वो अभी बहुत ज्यादा होगा उन फिगर से जो हुकूमत दे रही है। मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर वायरस म्यूटेट करता है तो अगर एक वैक्सीन तैयार होती है तो वो उसकी तमाम म्यूटेंट फॉर्म्स के ऊपर काम करेगी या सिर्फ एक फॉर्म के ऊपर काम करेगी? डिपेंड करता है वैक्सीन के ऊपर। वैक्सीन जो है वो कुछ जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम वैक्सीन होती हैं जो कि खासे म्यूटेशंस को कवर कर लेती हैं, और कुछ वैक्सीन होती हैं जो ज्यादा म्यूटेशंस को कवर नहीं करती। तो वैक्सीन भी अलग अलग किस्म की होती हैं। कुछ मुर्दा वायरस से बनाई जाती हैं, कुछ कमजोर वायरस से बनाई जाती हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन्स जो वायरस के ऊपर होते हैं उनके स्ट्रक्चर की बुनियाद पे बनाई जाती हैं। तो अलग अलग किस्म की वैक्सीन होती हैं और 80 से ज्यादा कंपनियां वैक्सीन डेवलप कर रही हैं इस वक्त। तो ये जरूरी नहीं है कि ये सब कामयाब हो। इनमें से अक्सर वैक्सीन फेल हो जाती हैं जब वो टेस्टिंग फेज में जाती हैं, और कुछ जो है क्योंकि सेफ्टी कंसर्न्स होती है तो जब तक ये गुजर ना जाए तो एक खास नंबर ऑफ म्यूटेशंस को कवर करती हैं, लेकिन जब तक कि उसके एक्चुअल ट्रायल्स ना हो जाए पेशेंट्स के ऊपर जब तक कहा नहीं जा सकता कि कौन सी वैक्सीन। डॉक्टर साहब, मीडिया में रिपोर्ट किया गया था कि आप जिस टास्क फोर्स को चेयर कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट किया था कि उसके जिम्मे काम यह लगाया गया है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के हवाले से जो साइंटिफिक रिसर्च हो रही है उस रिसर्च को पाकिस्तान के अंदर कोऑर्डिनेट किया जाए, जमा किया जाए, इवैल्यूएट किया जाए और पाकिस्तान में इस पर काम किया जाए। कौन सा मुल्क कोरोना वैक्सीन के बहुत करीब है? क्योंकि हमने सुना है कि बल्कि देखा भी है कि अमेरिका और बरतानिया में इसकी ह्यूमन ट्रायल्स भी शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल। बात यह है कि इस वक्त चाइना में तो इस वक्त कई कंपनियां हैं जो इसमें वैक्सीन जो है फेज 1 में से कामयाब होकर फेज 2 में चली गई है, जिसमें खास तौर पे एक कंपनी है सिनोवैक के नाम से जो बीजिंग में है, और एक टिएनजिन में है जो कैंसिनो बायोलॉजिक्स के नाम से है, और फिर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी है। इस तरह 4-5 कंपनियां हैं। चाइना तो इस वक्त सबसे आगे चाइना है मैं समझता हूं, क्योंकि इसमें फेज 2 में जा चुके हैं ये, और फिर उसके बाद फेज 3 होगा और फिर वो वैक्सीन बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगी। और इसके अलावा आप समझते हैं कि ये बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन अभी साल से 1.5 साल के फासले पर है? ये तकरीबन 8 से 10 महीने लगेंगे इसमें बड़े पैमाने पे आने पर, और जो बैनुल अक़वामी तौर पे जो लार्ज स्केल अवेलेबिलिटी होगी उसमें 12 से 18 महीने लग सकते हैं। जर्मनी की भी 2 कंपनियां हैं, यूके भी है, यूएसए की 3 कंपनियां हैं, जापान की कंपनी है टकेडा। तो बहुत सारी कंपनियां अलग अलग किस्म के वैक्सीन। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा हमारी रहनुमाई कीजिएगा कि अगर चाइनीज गवर्नमेंट जो है अपने अवाम के लिए एक वैक्सीन मैस लेवल पर अप्रूव करती है, या अमेरिका के अंदर FDA जो है वो एक वैक्सीन को मैस लेवल पर ह्यूमन बींग्स के लिए अप्रूव करता है, तो पाकिस्तान में वो ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड समझी जाएगी या उसे एक अप्रूवल प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा? नॉर्मली जो ड्रैप है अगर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे FDA है या WHO है या चाइना की जो टॉप ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उन्होंने कुछ वैक्सीन अप्रूव कर दी है जो कि इंटरनेशनली अप्रूवल प्रोसेस जो एक्सेप्टेबल है, तो वो ऑटोमेटिकली फिर पाकिस्तान में एक फॉर्मेलिटी से तो गुजरना पड़ेगा, फिर भी अप्लाई करना पड़ेगा हमारे ड्रैप को, लेकिन ड्रैप फिर देर नहीं लगाएगा, वो उसको फौरी तौर पे अप्रूवल दे देगा। अच्छा, वो ये डेटा दे देगा। 30 मार्च को तकरीबन 1 महीना पहले आपसे एक बयान मंसूब किया गया था जिसमें एक बहुत बड़े इशाअती इदारे ने डॉक्टर अताउर रहमान के हवाले से यह पब्लिश किया था कि जो पाकिस्तानी स्ट्रेन है कोरोना वायरस का, उसके क्रोमोसोम्स इतने म्यूटेंट नहीं है, जिस पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि वायरस के अंदर तो क्रोमोसोम्स होते ही नहीं है। आपने इस बयान की तरदीद की थी सर? जी मैंने तरदीद की थी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं करी थी। तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है, क्रोमोसोम ऐसी किसी ने जी बाकायदा डॉक्टर साहब लोगों की तरफ से एक बाकायदा मुहिम शुरू की गई थी आपके खिलाफ सोशल मीडिया पर कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका क्या ताल्लुक है, और एक बाकायदा एक ऐसे लग रहा था कि किरदार कुशी की मुहिम है, और आपकी जानिब से बड़ी उसके ऊपर एक खामोशी, बुजुर्गाना खामोशी इख्तियार की गई। आपने बिल्कुल उस तरह से आकर उस पर रिस्पॉन्स नहीं किया, जिसके बाद लोगों को इस बात को बढ़ाने का मौका मिला। नहीं, मैंने कई टेलीविजन चैनल्स पे आके इसकी तरदीद की थी,
कि ऐसा कोई बयान मैंने नहीं दिया, ये अपनी तरफ से लोगों ने बना लिया है। दिस इज अ सिंगल डॉक्टर थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लैरिफिकेशन। आपने अपनी गुफ्तगू में यह भी कहा कि स्वीडन एक बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी सोसाइटी है, वो लोग खुद से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं। पाकिस्तान में एक चलता हुआ जुमला है कि जो रात कब्र में आनी है वो बाहर नहीं आनी, उसके बावजूद सड़क उबूर करते हुए दाएं बाएं जरूर देखते हैं। आप समझते हैं कि हमारी जो गैर संजीदगी है उसके पीछे जनरल पब्लिक का साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट से अवेयर ना होना भी है? बिल्कुल यही बात है, क्योंकि तकरीबन आधे लोग तो पढ़े लिखे ही नहीं है मुल्क में। अगर आप देखें कितने जहालत किस हद तक। जी हाँ, हमारे एक हुक्मरान ने यह सवाल भी किया एक मीटिंग में कि ये वायरस काटता कैसे अच्छा, तो अब इससे आपको अंदाजा होता है कि सूरत हाल कितनी खराब हुई है। और हमारे यहाँ जो जब तक के शऊर नहीं आएगा और अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि भाई ये कितनी खतरनाक वबा है, क्योंकि दुनिया ने ऐसी वबा आज तक नहीं देखी मौजूदा पिछले 100-150 साल के अंदर, जो पूरी दुनिया में इस तरह फैल गई हो। ऐसी तो कोई वबा आई नहीं आज तक जो पूरी दुनिया में फैल गई हो, और ये बहुत तेजी से फैल रही है। आपने पूछा पाकिस्तान में क्या सूरत हाल होगी, मैं समझता हूँ कि जून के आखिर तक इस वक्त हमारे पास जो 14,000 है ये बढ़ के तकरीबन 1,00,000-1.5 लाख आसानी से हो सकते हैं जून के आखिर तक। लेकिन क्योंकि आप टेस्टिंग कर ही नहीं रहे, तकरीबन 7-6-7 हज़ार टेस्ट कर रहे हैं, 22 करोड़ अफराद हैं, तो आप अंधेरे में ही हम गैस कर रहे हैं कितने होंगे, इससे कई गुना ज्यादा हो सकते हैं। तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज जो है आपको ये है कि आप कम से कम 1,00,000 टेस्ट रोजाना करें और रैंडम टेस्टिंग करें। सिर्फ उन लोगों की टेस्टिंग नहीं करें जो इसमें मुब्तला ऐसा लगता है खांसी जुकाम जिनको लग रहा है, बल्कि जनरली टेस्टिंग करें ताकि पता चले कितने अफराद। डॉक्टर एक साइंटिफिक स्टडी शेयर की गई थी जिसमें एक शख्स को ये सजा दी गई थी, सजाए मौत का वो कैदी था कि इसको सांप से डसवा कर मारा जाए, और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी। बाद में उसको सिर्फ कॉमन पिन चुभोई गई थी, लेकिन चूंकि उसे पता था कि उसे सांप से डसवाने की सजा दी गई है तो उसकी बॉडी ने ऐसे रिस्पॉन्ड किया और वो मर गया। क्या वाकई जो फियर फैक्टर है, जो साइकोलॉजी है, वो फिजियोलॉजी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है डॉक्टर साहब? बिल्कुल करती है, और इसी वजह से जब डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं तो एक कहलाता है प्लेसिबो इफेक्ट। यानी कि बहुत से लोग खाली अगर ये एक रंगीन शरबत भी पी लें, उनको ये बताया जाए कि दवाई है, तो वाकई दवाई का वो काम करती है और फिजियोलॉजी जो है उसके हिसाब से रिएक्ट करती है। बड़ी सही बात की आपने डॉक्टर साहब। मुश्ताक अहमद यूसुफी ने भी कहा है कि मसला ये नहीं है कि लोग तावीज लेते हैं, मसला ये कि वो उससे ठीक भी हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर वो ये समझते हैं कि उससे ठीक होगी तो बॉडी का जो पूरा रिएक्शन है उसके हिसाब से होता है। और ये जो है ये वेल नोन फिनोमेना है साइंस के अंदर कि आपकी पूरी फिजियोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी के ऊपर काफी हद तक डिपेंडेंट होती है, और इसी वजह से डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल्स को देखा जाता है। तो जो आपने टास्क फोर्स के बारे में पूछा था, एक तो हमने इसका स्ट्रक्चर पे काम किया है और 100 जीनोम्स के ऊपर अब काम कर रहे हैं इसके जो वायरस है, ताकि मुख्तलिफ जगहों से हासिल करके उसको देखा जाए कि क्या है। दूसरे जो है इसके क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर रखे हैं जो लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में जावेद अकरम साहब की निगरानी में, डॉक्टर जावेद अकरम की निगरानी में हो रहे हैं, जो कुछ ड्रग्स के ऊपर। तीसरे जो है टेस्टिंग कैपेसिटी मुल्क में बढ़ाई जा रही है, और लाहौर में ही पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी जो है उसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई है ग्रांट से, ब्रिटिश ग्रांट से, और अब दूसरी जगहों पे बढ़ाई जा रही है। तो डॉक्टर इस कोरोना वायरस से, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे ये बताइएगा क्योंकि आप तो इल्म का समंदर है, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे बहुत सारी बातें आपसे पूछनी है कि कोरोना वायरस से मैक्सिमम डेथ टोल दुनिया में क्या हो सकता है? भाई इस वक्त जो क्लोजर आ रहा है केसेस का अमेरिका में और दूसरे ममालिक में, वो आ रहा है अबाउट 20 से लेके 30% के दरमियान क्लोजर आ रहा है कि कितने रिकवर हो गए, कितने अमवात हो गई। जनरली जो शरह है जो अमवात की वो बहुत कम होती है, नॉर्मली 1 या 2% से ज्यादा नहीं होती अमवात की शरह, और पाकिस्तान में तो इससे भी बहुत कम है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस वक्त 14,000 पेशेंट्स हैं, और इसके अलावा भी बहुत से लोग मुब्तला होंगे जो आपके सामने नहीं आए, और अभी तक तकरीबन 300 अमवात हुई हैं।
तो आपके पास शरह जो है इन ममालिक में, डॉक्टर साहब ये बड़ी अहम बात आपने की कि बहुत सारे लोग सिम्टम्स होने के बावजूद सामने नहीं आए। उसकी वजह, अब ये थोड़ा सा साइंटिफिक क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा एक सोशल क्वेश्चन है। उसकी वजह हुकूमत के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अगर किसी हुक्मरान को, गवर्नर सिंध को या सईद गनी को कोरोना वायरस डिटेक्ट होता है तो उनकी जानिब से एक बड़ा खूबसूरत वीडियो पैगाम नशर किया जाता है कि हमने अपने आप को आइसोलेट करने का फैसला किया है, लोग तालियां बजा देते हैं। लेकिन एक गरीब आदमी को जब कोरोना वायरस होता है तो पुलिस उसके घर छापा मार देती है, सारे मोहल्ले वालों को तंग किया जाता है। तो आप समझते हैं कि हमें अपनी पॉलिसीज को भी रिव्यू करने की जरूरत है कि कोरोना वायरस का एक पेशेंट और टेररिस्ट में फर्क होता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे ही कोरोना वायरस डिटेक्शन हो उनको बिल्कुल क्वारंटाइन करना चाहिए अलहदा किसी जगह पे। अगर वो उसी जगह पे रहेंगे और उनके साथ 10-15 और अफराद उसी घर में रह रहे होंगे तो सबको फैल जाएगा, ये रुक नहीं सकता। तो इस वजह से उनको बाहर ले जाके क्वारंटाइन करना चाहिए, अलग क्वारंटाइन। अगर हॉस्पिटल में जगह नहीं है तो दूसरी जगहें बनानी चाहिए। आपके पास पब्लिक पार्क हैं, वहाँ टेम्परेरी अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, हॉस्पिटल फैसिलिटीज दी जा सकती हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बीच में इन्वॉल्व करना चाहिए। और फिर ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग बहुत अहम है कि वो जिन जिन से कांटेक्ट में आए हैं पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर, उन सबको एहतियात से ट्रैक किया जाए। डॉक्टर ये बहुत, बल्कि आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि इतने ज्यादा इसके कांटेक्ट के जराए हैं कि ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं लगता कि आप उस वायरस की रोकथाम कर सके, बल्कि कुछ लोग तो सैनिटाइजर और मास्क के इस्तेमाल को लेकर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार हो चुके हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसको रोका नहीं जा सकता कंप्लीटली। एक हद तक आप रोक सकते हैं। आप कुछ ना करें, खाली ये कंपलसरी कर दें कि हर एक मुंह पे अपने एक रुमाल बांधे, मास्क को भी छोड़ दें, उसी से काफी बचत हो जाएगी। क्योंकि आप जो रुमाल बांधते हैं अपने मुंह पे, उससे आपको अपनी प्रोटेक्शन नहीं हो रही होती है, बल्कि दूसरे लोग प्रोटेक्ट होते हैं। कि अगर आपको खुदा ना खासा ये है और आप खांसते हैं या छींकते हैं तो वो जो है ज्यादातर जो मटीरियल है वो रुमाल के अंदर ही रहे, बाहर ना जाए। तो ये तो मैंडेटरी कर देना चाहिए पाकिस्तान की हुकूमत को, हर एक के लिए लाजमी हो जाए कि मुंह पर अगर मास्क नहीं है तो कम से कम रुमाल बांधा रहे, उससे भी काफी प्रोटेक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान आपके कीमती वक्त के लिए। बहुत सारी मिथ्स को उन्होंने बस्ट किया। उनका यह कहना था कि सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाकर ही हम कोरोना वायरस को शिकस्त दे सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम साहब, चेयरपर्सन हैं कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के, मियो हॉस्पिटल को भी हेड करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस वक्त पंजाब जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है कोरोना वायरस से, लाहौर में सबसे ज्यादा केसेस हैं, उसके बावजूद आप समझते हैं कि आप लोगों की जो हेल्थ फैसिलिटीज पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से डिजाइन की गई हैं वो बेहतर मुकाबला कर रही हैं इस वबा का? जब देखिए इस वक्त लाहौर में जो पेशेंट टोटल नंबर पॉजिटिव पेशेंट एडमिटेड हैं वो 646 हैं। और जबकि जो हुकूमत ने जो बेड अरेंज किए हुए हैं कोविड पॉजिटिव पेशेंट के लिए वो 1050 बेड हैं एक्सपो सेंटर में, कोरोना हॉस्पिटल में 400 बेड हैं मेयो हॉस्पिटल में और तकरीबन 400 बेड ही हमने मुख्तस किए हैं पीजीआई में। तो इस वक्त तकरीबन हमारे पास 2000 बेड तो इन 3 बड़े हॉस्पिटल में मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास स्टैंड बाई में तकरीबन 1000 बेड लाहौर के दूसरे हॉस्पिटल में भी कोरोना के लिए मुख्तस किए गए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी ऐसी नौबत नहीं आई कि हमारे जो मेजर 3 सेंटर्स हैं मेयो हॉस्पिटल, एक्सपो और पीजीआई, वो भी भर सके, वो भी तकरीबन 35 से 40। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। अभी 3-4 दिन पहले हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं, हेल्थ की बीट करते हैं मियां नवीद साहब, उन्होंने एक रिपोर्ट मीडिया में तश्ते अज़बाम की थी। उनका ये कहना था कि जो एक्सपो सेंटर में क्वारंटीन या फील्ड हॉस्पिटल बनाया गया है वहां पर बहुत नाकिस इंतजामात हैं, बेडशीट चेंज नहीं होती, एक ही खाना खा खा के मरीजों का पेट खराब हो चुका है, नाकिस मिनरल वाटर दिया जा रहा है, एक ही बड़े बर्तन के अंदर से चाय डाल के दी जाती है। ये शिकायत आप तक पहुंची है डॉक्टर साहब? ये बिल्कुल ऐसी कोई इसमें हकीकत नहीं है। जैसे खाना 3 टाइम जाता है, नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, वो अलग अलग पैक डब्बों में जाता है, डिस्पोजेबल पैक में जाता है, उनमें कोई ऐसी क्रॉकरी वगैरह में नहीं जाता। और हर पेशेंट को 3 बोतल हर शिफ्ट में पानी मिनरल वाटर की दी जाती है। और अब शहरी के लिए भी अलग इंतजाम है और अफतारी के लिए भी अलग इंतजाम है। जो भाई तो रोजा नहीं रख सकते, नहीं रखना चाहते, उनके लिए भी हमने अलग इंतजाम। लेकिन डॉक्टर साहब कुछ हेल्थ प्रोफेशनल्स ये भी कहते हैं कि जहां पर शेयर्ड वॉशरूम की फैसिलिटी होगी वहां पर आप कोरोना के फैलाव को नहीं रोक सकते और खासतौर पर क्वारंटीन के अंदर शेयर्ड वॉशरूम्स नहीं होने चाहिए।
देखिए ये तो सारे के सारे पॉजिटिव पेशेंट हैं, इनमें ये नहीं कि सस्पेक्टेड कुछ नहीं है, ये सारे के सारे PCR पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, तो इनमें मजीद स्प्रेड होने का कोई नहीं है, वो ऑलरेडी। लेकिन वो जो बकिया तिब्बी अमले को तो इन्फेक्ट कर सकते हैं ना डॉक्टर साहब? जी, बाकी तिब्बी अमला कोई भी डॉक्टर से लेकर स्वीपर तक बगैर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के, जिसमें प्रोटेक्टिव किट, गाउन है, गॉगल्स हैं, N95 मास्क हैं, हेड कैप है और शूज हैं, वो टोटल के टोटल वो पूरी प्रोटेक्टिव किट के साथ जाते हैं। और एक मैं मजीद आपको बताता चलूं कि हमने डॉक्टर्स की सारी इनकी ड्यूटी सिर्फ 6 आवर्स के लिए रखी है, हमने इनको कोई लंबी ड्यूटी भी नहीं दी, वो मैक्सिमम 6 आवर्स के लिए आते हैं और 6 आवर एक हफ्ते में उन्होंने करना है, हर दिन 6 घंटे एक हफ्ते के लिए। उसके बाद 2 हफ्ते जो वो छुट्टी पर जाते हैं, क्वारंटाइन में जाते हैं, उसके बाद वापस आके चौथा हफ्ता वो फिर। तो डॉक्टर साहब हमारे पास इतनी ज्यादा वर्क फोर्स है? जी हमारे बिल्कुल जी, हुकूमत ने तकरीबन अभी हमने एक्सपो सेंटर के लिए कल परसों ही हमें 84 नए डॉक्टर्स भी दे दिए हैं, एमओस, WMOs, हमें उन्होंने पैथोलॉजी के टेक्नीशियन भी दे दिए हैं हमें, और क्या नाम इसका जैनिटोरियल स्टाफ की भी हमें आज 130 की इजाजत मिलनी है इनकी भर्ती के लिए, तो हमें स्टाफ की किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अमूमी रवैया है लोगों का, बल्कि हुकूमत का, कि एक कोरोना पेशेंट को एक दहशतगर्द की तरह ट्रीट किया जाता है, उसके पूरे इलाके को घेरे में ले लिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग पॉजिटिव सिम्टम्स के बावजूद रिपोर्ट करने से हिचकिचाते हैं। लेकिन अगर एक बड़े आदमी को कोरोना होता है तो उसका वीडियो पैगाम आ जाता है कि वो कहता है कि मैं अपने आप को रजाकाराना तौर पर मैं आइसोलेशन में लेकर जा रहा हूं, उसे कोई नहीं पकड़ता। जी देखिए, लाहौर में जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है, हमने जो भी यहाँ पर पॉजिटिव आया है उनको हॉस्पिटल में ही रखा है। अभी तक हमारे पास कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि पंजाब में किसी को भी पॉजिटिव कोरोना का पेशेंट हो उनको हमने घर में इजाजत दी हो। हाँ, इतना जरूर किया है कि हमने होटल हायर जरूर किए हैं, लेकिन होटलों में अगर कोई जाना चाहते हैं उनमें आइसोलेटेड रूम है, लेकिन घर में कोई नहीं जा सकता। लेकिन मुझे एक बात बताइएगा डॉक्टर साहब कि अगर एक पेशेंट के अंदर कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आता है और वो अपने आप को घर में आइसोलेट करने पर मुसर है, तो क्या डॉक्टर्स या गवर्नमेंट उसे कानूनी तौर पर जबरदस्ती हॉस्पिटल में रख सकते हैं? ये देखें, इस वक्त बात सिर्फ ये है कि ट्रस्ट की। आप देखें, हुकूमत ने लॉकडाउन किया, सोशल डिस्टेंसिंग का कहा है, लेकिन लोगों ने धज्जियां उड़ा दी उसकी। डॉक्टर साहब बिल्कुल इसी तरह हम किसी शख्स पर इस वक्त ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो घर में रह के बाकी 7-8 मेंबर्स को ये डिजीज स्प्रेड नहीं करेगा, वो अपने आप को। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बात एथिकली बिल्कुल दुरुस्त है, मेडिकल एथिक्स के मुताबिक भी दुरुस्त है कि बात ट्रस्ट डेफिसिट की है। लेकिन मैं एक लीगल एस्पेक्ट पूछना चाह रहा था कि क्या किसी शख्स को उसकी मर्जी के खिलाफ हम हॉस्पिटल में रख सकते हैं अगर वो कोरोना पॉजिटिव हो? लेकिन स्टेट की ये भी तो जिम्मेदारी है कि बाकी लोगों को बीमारी से बचाए, वो भी तो हमारी जिम्मेदारी। लेकिन अभी ऐसी कोई लेजिस्लेशन मौजूद नहीं है। लेजिस्लेशन ये है कि कोरोना का ऑर्डिनेंस तो आया है, उसमें तो अभी तक जो हमारी कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की जो रिकमेंडेशन है उसमें अभी तक हमने होम आइसोलेशन की इजाजत नहीं दी। अभी तक हम इनको कहते हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल में लेके आए और आइसोलेट करें, क्योंकि अभी आप देखें जो लोग घर में रहे हैं, और मैं आपको 3-4 फैमिलीज का अभी बता सकता हूं जो इस वक्त हॉस्पिटल है। तो इसका मतलब है कि फिर इमरान इस्माइल को, सईद गनी को, कामरान बंगिश को, इन जो बड़े अफराद हैं जो हुक्मरान तबके से ताल्लुक रखते हैं, इन्हें भी होम आइसोलेशन की इजाजत नहीं होनी चाहिए? मैं सिर्फ आपकी राय पूछ रहा हूं। देखिए, पंजाब में तो मैं तो पंजाब तक की बात कर सकता हूं क्योंकि मैं यहाँ पर काम करता हूं। चलिए सर, फर्ज करें कि अगर पंजाब के किसी हुक्मरान तबके से ताल्लुक रखने वाले शख्स को कोरोना पॉजिटिव होता है तो इस ऑर्डिनेंस के तहत उसे भी होम आइसोलेशन की इजाजत नहीं होगी, उसे लाजमी हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। लोग ये पूछ रहे हैं कि अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग कानून क्यों है? इस वक्त तो यहाँ पर सबके लिए बराबर कानून है। इस वक्त आप मुझे कोई मिसाल दे दें कि पंजाब में किसी अमीर या गरीब के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन की गई है? अभी तक कोई ऐसा मेरे आज कुछ सीनियर ऑफिसर जो दाखिल हुए हैं, कई ऐसे सीनियर ऑफिसर हैं जिनके रिलेटिव भी हैं, उन्होंने भी अगर कहा कि हम कर रहे हैं, हमने नहीं इजाजत दी, किसी को नहीं इजाजत दी, उनको हॉस्पिटल में ही रखा गया।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानी हैं, वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि उन्हें क्वारंटीन के नाम पर तंग ना किया जाए, 48 घंटे के बाद वापस जाने की इजाजत दी जाए, तो 48 घंटों में तो सिम्टम्स शो ही नहीं होते हैं। जो उनको सिर्फ हमने टेस्ट कराने हैं, वो टेस्ट करा के तो अगर वो नेगेटिव है तो फिर उन्होंने कहा कि उनको 48 घंटे में जाने दें। अगर चाहे नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है टेस्ट करा के, तो ये लोग अब देखिए कुछ लोग क्वारंटीन में रखे। अभी जो पिछली सऊदी अरेबिया से फ्लाइट आई उनको क्वारंटाइन में रखा है, उनके 35 लोगों में पॉजिटिव आए हैं और उनको हमने एक्सपो में और मेयो हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। अब अभी लास्ट जो फ्लाइट आई है दुबई से, अब उनके भी काफी तादाद में लोग पॉजिटिव आ गए हैं। अब उनको हम शिफ्ट कर रहे हैं एक्सपो सेंटर और मेयो हॉस्पिटल में। देखिए अगर क्वारंटाइन ना करते और ये लोग घरों को चले जाते तो 35 लोग पहले जो पिछली फ्लाइट से उन्होंने 35 फैमिली को इन्फेक्ट करना था, और अब जो दुबई वाली फ्लाइट आई है उसमें जो पॉजिटिव आ रहे हैं उन्होंने भी अपनी फैमिली को। अच्छा डॉक्टर साहब, एक इससे पहले डॉक्टर अताउर रहमान से भी बात कर रहे थे कि एक साइंटिफिकली स्पीकिंग अक्सर पाकिस्तान के लोग ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन ममालिक में कोरोना से बकिया दुनिया की निस्बत डेथ रेट कम क्यों है, या रिपोर्ट नहीं हो रहा? नहीं जी, देखें अगर खुदा न खाता किसी जगह डेथ होती है तो उसको तो छिपाया नहीं जा सकता। तो उसको लेकिन उस डेथ को कोरोना के साथ रिलेट करना भी तो एक काम है ना डॉक्टर साहब? हाँ जी, देखें अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मेयो हॉस्पिटल में या लाहौर में 36 डेथ हुई है, ठीक है जी, और 27 डेथ हुई है मेयो हॉस्पिटल में, और इनमें से जो 80% हैं ये अबाव एज ऑफ 55 है, और इनमें 80% वो लोग हैं जिनमें कोमॉर्बिडिटी थी, उनका क्रॉनिक रीनल फेलियर था, उनको क्रॉनिक लिवर डिजीज थी, उनको ट्यूबरकुलोसिस थी या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज थी। तो ये इस वक्त जहाँ आप कंपैरिजन करते हैं कि बाकी मुल्कों के साथ यहाँ पर कम है, यहाँ पर मेजॉरिटी जो पेशेंट है हमारे बिटवीन द एज ऑफ 20 एंड 50 ईयर्स हैं। ओल्ड एज के पेशेंट बहुत कम है, और जो ओल्ड एज में है फिर उन्हीं में डेथ रेट हमने ज्यादा देखा है, अदरवाइज परसेंटेज ऑफ ओल्ड पेशेंट बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर असद असलम आपके कीमती वक्त के लिए। अगर हमारे पास ज्यादा वक्त होता तो हम आपसे ज्यादा मालूमात हासिल करते। अब सवाल यही पैदा होता है कि क्या हुकूमत की जानिब से जिन इकदामात का सिलसिला शुरू किया गया था कोरोना वायरस से निपटने के लिए, उन इकदामात का सिलसिला मजीद तवील किया जाता है, या सोसाइटी के प्रेशर पर आइंदा आने वाले दिनों में उन इकदामात को नरमी की जानिब ले जाया जाएगा, और अगर ले जाया जाएगा तो हम उसके नतीजे में कितने बड़े नुकसान से दो चार हो सकते हैं। मुझे यहां पर एक ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस। हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस के हवाले से। रमजानुल मुबारक का महीना है और इस महीने के अंदर अशिया जरूरिया की कीमतों में होश रुबा इजाफा हुआ है। खास तौर पर सब्जियों और फलों की कीमतों में जो इजाफा हुआ है वो गवर्नमेंट के उन तमाम दावों की नफी करता है जिसमें गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया था कि वो रमजान के महीने में होर्डिंग को कंट्रोल करेंगे, प्राइसेस को कंट्रोल करेंगे। इस वक्त इस सारे मामले पर बात करने के लिए सेक्रेटरी मार्केट कमेटी लाहौर शहजाद चीमा मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शहजाद चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। लोग ये सवाल करते हैं कि अगर ये प्राइस लिस्ट के ऊपर अमल दरामद नहीं होना होता तो इंतजामिया इसे पब्लिश क्यों करवाती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली ऐसा होता है कि जब प्राइस लिस्ट बनती है तो उसमें उनके ओवरहेड कॉस्ट, उनके प्रॉफिट सारा कुछ ऐड करके निकालते हैं। तो जो रिटेलर एंड पे लोग जो जायज मुनाफा है उस पर वो इत्तफा नहीं करते और नाजायज मुनाफाखोरी करते हैं, जिसके लिए फिर प्राइस मैजिस्ट्रेट्स एक्टिव होते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। बेसिकली तो ये है कि जो मुनासिब मुनाफा है उसके साथ इन लोगों को चीजें बेचनी चाहिए, और हमारी आवाम का भी ये फर्ज है कि वो रेट लिस्ट का तकाजा करें और रेट लिस्ट के मुताबिक ही उन्हें पे करें। अगर कुछ शहजाद चीमा साहब, हमने कई दफा रेट लिस्ट का तकाजा किया, जाती तौर पर तजर्बा हुआ कि रिटेलर से भी खरीदारी की, मंडी से भी खरीदारी की, रेट लिस्ट भी पड़ी हुई थी। जब उससे पूछा गया कि आप इस रेट लिस्ट पर क्यों चीजें नहीं दे रहे तो उसने कहा भाई जहां से मिलती है जाकर ले लो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल रेट लिस्ट के मुताबिक चीजें मंडी में अवेलेबल होती हैं और बल्कि उससे कम रेट पे भी अवेलेबल होती हैं। तो रिटेलर्स जो है उनको थोड़ी ज्यादा प्रॉफिट हासिल में मिनहासल कौम ये रमजान के महीने में कुछ ज्यादा मुनाफाखोरी की आदत पड़ी हुई है जो रिटेलर्स को है, तो वो नहीं होनी चाहिए, ताकि जायज मुनाफा है उसके मुताबिक ही चीजें बेचनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो अपीलों के ऊपर तो काम नहीं कर सकती ना। गवर्नमेंट ने अपनी रेट कायम करनी है। अगर एक रिटेलर से 135 रुपए के मटर 200 रुपए फी किलो बिक रहे हैं तो क्या गवर्नमेंट सिर्फ अपील करके उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है?
जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसके खिलाफ एक्शन हो रहा है। अगर कोई प्रॉफिटेरिंग कर रहा है तो डेली बेसिस पे प्राइस मैजिस्ट्रेट्स एक्टिव हैं, क्रैकडाउन जारी है, लोगों को जेल भी भेजा जा रहा है, FIR भी हो रही है, जुर्माने भी हो रहे हैं। और आज ये आर्डर है कि अगर कोई हैबिचुअल है रिटेलर तो उसकी दुकान को ही सील कर दिया जाए। तो मेरा ख्याल है अभी आपको नजर आएगा चीजों के रेट कम होने भी शुरू हो गए हैं। प्राइस लिस्ट में आप देखें, आज जो हमारा आलू है वो भी कम हुआ है, प्याज भी कम हुआ है, टमाटर भी कम हुआ है, तो चीजें डिक्लाइनिंग ट्रेंड में मुझे शहजाद चीमा साहब एक बात बताइएगा कि सब्जी मंडी जहां पर बड़े ताजर रोज सुबह ये सारी चीजों की बोली लगती है, वो सारा काम मुंह जबानी हो रहा होता है। उसके बाद वहां से वो जो फड़िए होते हैं उनसे रिटेलर सामान खरीदते हैं और उसके बाद अपनी दुकान लाकर सजाते हैं, साथ प्राइस लिस्ट भी होती है। अब अगर एक मैजिस्ट्रेट उस रिटेलर के पास जाता है और वो रिटेलर ये कहता है कि अगर मुझे पीछे से माल महंगा मिला है, तो आप उस रिटेलर को कैसे सजा दे सकते हैं? जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि यही एक्सक्यूज होता है रिटेलर का। नॉर्मली वो यही कहते हैं बात समझ में आती है चीमा साहब। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज मिनिस्टर इंडस्ट्री, डिप्टी कमिश्नर साहब खुद आए हैं, खुद ऑप्शंस देखी हैं, खुद प्राइसेस चेक किए हैं और तकरीबन ऑलमोस्ट 100% प्राइसेस कम थी जो कि रिटेल मार्केट में वो चार्ज हो रहा था, मंडी में जो रेट लिस्ट के मुताबिक चीजें मिल रही थी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो ये जो कह देते हैं कि हमें पीछे से चीजें महंगी मिलती हैं। चीजें पीछे मंडी में अवेलेबल होती हैं और अगर कोई ऐसा कहता है तो हम उसको 1 बोरी 100 बोरी जितनी चाहते हैं हम परचेज करवा के देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पीछे से महंगी मिलती है, ये जस्ट उनका एक एक्सक्यूज है। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा शहजाद चीमा साहब के ओपन मार्केट के अंदर भी बगैर किसी गवर्नमेंट कंट्रोल के टमाटर जो हैं वो 2000 रुपए किलो नहीं बिकते, जो लीमू है वो 2500 रुपए किलो नहीं बिकते। कहने वाले ये कहते हैं कि जो मार्केट फोर्सेस होती हैं वो डिमांड और सप्लाई के मुताबिक किसी भी चीज की कीमत का तयन करती हैं और कोई भी गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस उस कीमत को किसी भी सूरत में अपनी मर्जी से कंट्रोल कर ही नहीं सकता है। देखें, ऐसा है कि कुछ चीजें होती हैं जो कि कंट्रोल में होती हैं, कुछ चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। जैसे अभी लीमू का सीजन नहीं है, जो चाइना वैरायटी है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और देसी लीमू का सीजन शुरू होना है जून में। हमारे वेस्टर्न बॉर्डर सील थे, ईरान के रास्ते लीमू नहीं आ सका, खजूर नहीं आ सकी, सेब नहीं आ सका। अब तो ईरान से सामान आना शुरू हो गया है, रोज के 20 ट्रकों को इजाजत मिल गई है। जी, अभी आज वहां से खजूर के ट्रक रिलीज हुए हैं और फिर 4 दिन बाद पहली शिपमेंट हमारी यहाँ पे पहुंचेगी जो कप्तान बॉर्डर से। अभी तक कोई चीज पहुंची नहीं है। नहीं, मेरा आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है कि वो आज वहां से माल रिलीज हुआ है, लेकिन बुनियादी सवाल फिर यही है कि अगर प्राइस कंट्रोल कमेटियां, प्राइस मैजिस्ट्रेट्स बिल्कुल काम न करें और इस शोबे को मुकम्मल तौर पर प्राइवेट सेक्टर के रहमो करम पर छोड़ दिया जाए, तो आप समझते हैं कि हालात ज्यादा कंट्रोल में आ सकते हैं, क्योंकि एक दुकानदार दूसरे दुकानदार से कंपटीशन के लिए चीजें की कीमतें ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएंगी? नहीं, प्राइवेट सेक्टर के हाल पे तो इसको नहीं छोड़ा जा सकता। गवर्नमेंट पे चेक बहुत जरूरी है। अभी ये जो लीमू की आप बात कर रहे थे, लीमू का हमारे जो डिमांड है तकरीबन लाहौर में 20 ट्रक डेली की डिमांड है, जबकि 2 ट्रक आ रहे हैं, वो भी एक ऑफ सीजन क्रॉप आ रही है सिंध से, जिसकी वजह से सप्लाई और डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क है और प्राइसेस थोड़ी सी हाई साइड पे है। लेकिन अभी शुरू में थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा था, अभी वो भी प्राइसेस नीचे आनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा शहजाद चीमा साहब, मुझे ये बताइएगा कि जब भी कोई प्राइस मैजिस्ट्रेट कहीं पर छापा मारता है तो मीडिया के कैमरों को भी बताया जाता है और उन दुकानदारों को भी पहले से पता चल जाता है कि इंस्पेक्शन होने जा रही है, उसके बाद मीठा मीठा हब कड़वा कड़वा थू भी किया जाता है। आप समझते हैं कि ये सब कुछ एक आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक कार्रवाई है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे पास जो डिप्टी कमिश्नर साहब का प्राइस मैजिस्ट्रेट ग्रुप है, वहां पे डेली जो एक्टिविटी होती है वो सारी अपलोड होती है और उसमें सारी चीजें दिखाई जाती हैं किस किस दुकानदार को जुर्माना किया। पहले हम एक फर्जी ग्राहक बेचते हैं, वो जाके परचेजिंग करता है, फिर उसको पकड़ते हैं। अगर हम वहां पे खुद डायरेक्ट जाएंगे तो वो उनको शायद महसूस हो जाए, वो प्राइस ओवरचार्ज ना करें। तो ये एक मैकेनिज्म है जिसके तहत उन्हें पकड़ते हैं। जरूरी नहीं कि कैमरे के आगे करते हैं। सारी इसका ज्यादा बेहतर हल चीमा साहब ये नहीं हो सकता कि आप लोग एक बंदे को ग्राहक के रूप में बगैर किसी प्रोटोकॉल के भेजें जो आपको आकर बताए कि वो ये प्राइस डिमांड कर रहा है और आप आराम से कार्रवाई कर लें, ना किसी मीडिया वाले को बताया जाए और बाकायदा लोगों को डर हो कि ये जो खरीदार है ये कहीं प्राइस कंट्रोल कमेटी का बंदा ना हो? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही होता है और ऐसे ही करते हैं, अदरवाइज तो वो पकड़ना मुश्किल हो जाता है। दूसरा हम ये करते हैं कि रैंडमली जो बंदा वहां से चीज खरीद के जा रहा होता है हम उसको पकड़ते हैं, बताइए जी आपने ये चीज कितने में खरीदी है, तो फिर वो खुद बता देता है जी मैंने इतने में खरीदी है। तो सबसे बेस्ट वे यही होता है कि हम जो दुकानदार वहां से खरीद के निकलता है उसको रोक के पूछ लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद सब्जियों और फलों की कीमतें इस वक्त कंट्रोल में नहीं है, क्यों?
जी, इसमें क्रैकडाउन जैसे बताया, क्रैकडाउन जारी है और इनको सख्त पनिशमेंट देनी शुरू कर दी गई हैं और ये चंद दिनों में आपको नजर आएगा कि एक विजिबल चेंज आएगी और प्राइसेस एनफोर्समेंट जो है ना वो ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद चीमा साहब, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी अपना मौकफ दे रहे थे। उनका ये कहना था कि कुछ दिनों में बेहतरी होती हुई नजर आएगी। हर साल रमजानुल मुबारक के महीनों के अंदर सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा होता है। इसी तरह के मिले जुले जवाब हमें मौसूल होते हैं और कुछ दिनों का जो कहा जाता है वो कुछ दिन अगले रमजान तक पहुंचकर फिर कुछ दिनों में ही तब्दील हो जाते हैं। मुझे यहां पर एक ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि क्यों वबा के दिनों में रमजान के महीने में अशिया महंगी है और इन अशिया की महंगाई का सिलसिला सिर्फ और सिर्फ ओपन मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ये अशिया यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान पर भी महंगी है, जिसको गवर्नमेंट की जानिब से 50 अरब रुपए की सब्सिडी देने के दावे किए गए। रमजान से सिर्फ एक दिन पहले यूटिलिटी स्टोर्स की जो एसोसिएशन है मुलाजमीन की, उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए। शाम को मुज़ाकरात हुए और उसके बाद अगले दिन जब यूटिलिटी स्टोर्स खोले गए तो उसकी जो सर्विस क्वालिटी थी वो इतनी ज्यादा बुरी थी कि वहां पर गरीब आदमी जाना अफोर्ड नहीं करता, आम आदमी जाना वहां पर उसको मजबूरी होती है और अमीर आदमी पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से मुसलसल यूटिलिटी स्टोर्स का जो रेवेन्यू है वो दिन ब दिन नीचे आ रहा है। अव्वल तो अशिया मिलती नहीं और अगर एक चीज मिलती है तो दूसरी नहीं मिलती, दूसरी मिलती है तो तीसरी नहीं मिलती, और खासतौर पर जो खजूर की क्वालिटी है यूटिलिटी स्टोर्स पर वो भी इंतहाई बुरी बताई जा रही है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अब्दुल वहाब हमारे साथ मौजूद हैं। वहाब, बताइएगा यूटिलिटी स्टोर्स पर क्या हालात है रमजान में? जी बिल्कुल, वैसे रमजान मुबारक में आवाम को स्पेशल सब्सिडी देने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स आवाम जो है यूटिलिटी स्टोर का रुख करती है ताकि उनको सस्ती और मेयारी अशिया भी फराहम साथ की जाए। लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स के हालात कुछ इस तरह देखने में आ रहे हैं कि वहां पर एक तो खजूर जो कि जीनत कहा जाता है कि दस्तरखान की जीनत है, अफ्तारी के टाइम लोग पसंद करते हैं कि खजूर के साथ रोजा अफ्तार किया जाए, तो यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है वो खजूर बिल्कुल ही नायाब हो गई है। वहां पर खजूर तो बिल्कुल मिल नहीं रही, और लेकिन अगर कुछ यूटिलिटी स्टोर्स पर वो फराहम तो की गई है लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो इंतहाई बुरी किस्म की रखी गई है, जिस पर जो शहरी है वो भी उसको खरीदने से जो गुरेज करते दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बेसन एक जरूरी चीज है। जहांगीर तरीन की चीनी मिल रही है? जी, चीनी अवैध दी जा रही है, लेकिन चीनी उन लोगों को दी जा रही है जो बाकी और भी सामान वहां से खरीदे। मतलब अगर किसी शख्स ने चीनी खरीदनी है, घर की जरूरत उसकी चीनी है, तो उसको चीनी का पैकेट जो है वो वहां से नहीं दिया जाएगा। उसके लिए उसको उसके साथ घी, आटा या कोई और चीजें भी खरीदनी पड़ेंगी, उसके बाद उसको चीनी फराहम की जाएगी। अगर चीनी की क्वालिटी के हवाले से बात करें तो चीनी की जो क्वालिटी है वो भी इंतहाई नाकिस है। उसमें चीनी जो है वो काले से रंग की जो है वो मैली सी चीनी जो है वो और ये वही चीनी है जो जहांगीर तरीन ने 67 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त की थी यूटिलिटी स्टोर्स को। जी 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 बिल्कुल ये वही चीनी है, लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी बुरी है कि इसको इंसान जो है वो इस्तेमाल करने से भी पहले एक बार सोचता है, लेकिन मजबूरी जो गरीब तबका है वो ज्यादा महंगी अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए जो है वो मजबूरन। अगर महंगी अफोर्ड नहीं कर सकता तो सरकार जो है लोगों को जहर खिलाना शुरू कर दे। जी बिल्कुल, हालात तो कुछ ऐसे ही हैं कि एक किस्म के जहर ही कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी क्वालिटी इतनी बुरी है चीनी की, मैली चीनी है जो शहरी मजबूरन जो है वो इस्तेमाल उसको कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही और हुकूमत जो है वो मजीद अवाम को मेयारी अशिया फराहम करने के बजाय। अच्छा, एक बात बताइएगा मुझे वहाब, कि वहां पर अमले का रवैया कैसा होता है कस्टमर्स के साथ? जी, अमला जो है वो तो कस्टमर के साथ अच्छा बर्ताव करता है, लेकिन जब कस्टमर की जानिब से डिमांड ज्यादा की जाती है कि हमें अशिया ज्यादा दे दी जाए या तो हमें चीनी का पैकेट एक और दे दिया जाए, तो फिर उस पर जो अमला वहां पर है वो भी गुस्सा करता है उनके ऊपर और उनके साथ बर्ताव फिर उसका जो है वो बेहतर नहीं नजर आता। लेकिन वहां पर जो है वो शहरियों की तादाद काफी ज्यादा जाती है, बिकॉज वहां पर जो गरीब तबका है उसकी कोशिश होती है कि वो सब्सिडी में अच्छी चीज वहां से मिल जाए उसको, लेकिन उसको जो ख्वाब था उसका, लेकिन उसका ख्वाब ही रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब। नाज़रीन, ये वो हालात हैं जिनका इस वक्त पाकिस्तानी लोगों को वबा के दिनों में और रमजान के महीने में सामना है, कि जो जहांगीर तरीन से यूटिलिटी स्टोर्स ने चीनी खरीदी थी, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल वहाब का कहना है कि वो इतनी नाकिस है कि उसको खाना मुश्किल है। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।